तो नेक्स्ट टाइप अपने पास में आ जाता है बेटा फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फ्लो के बारे में हम करने वाले हैं, ठीक है। या लिक्विड जब मोशन में है या जो फ्लूइड है जब मोशन में है तो उसकी कैसी प्रॉपर्टी है वो हम करने वाले हैं, जिसको फ्लूइड डायनेमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो अपना सबसे पहला टॉपिक बनता है वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसको बताता हूं, देखो क्या रहता है। अपने पास में एक इस तरीके से फ्लो है भाई, ये एक पाइप है, एक नल है, उसमें से बहुत धीरे धीरे पाइप गिरने लग रहा है, धीरे धीरे पाइप नहीं पानी, धीरे धीरे पानी निकल के गिरने लग रहा है, ठीक है। और ऐसी एक पतली सी लेयर बनाई हुई है पानी ने बिल्कुल स्मूथली। जब बहुत धीरे धीरे चलाते हैं तो ऐसे स्मूथली पानी गिर रहा होता है, ठीक है। ऐसा जो फ्लो है उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो। इस फ्लो में क्या है कि अपने पास में देखो, ये जैसे कि कोई पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे जो फ्लो है, जो पानी की बूंद है उसकी वेलोसिटी है v। ये है अपने पास में ए वाले पॉइंट पे कोई भी अगर वाटर की बूंद जहां ए वाले पॉइंट पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा ही यहाँ पे कोई भी पानी की बूंद आएगी यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट होके, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ए वाले पॉइंट पे पहुंच के v ही हो जाएगी। हर किसी पॉइंट पे एक फिक्स वेलोसिटी होगी। ऐसे फ्लो को बोला जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब जो बिल्कुल ही स्मूथ फ्लो है, ठीक है। यहां से कोई भी पार्टिकल रिलीज होगा जीरो वेलोसिटी से रिलीज होगा, इधर तक पहुंचते पहुंचते हर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी। तो ऐसे फ्लो को बोला जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये नहीं है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं बेटा, एक पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। व्हेन ए लिक्विड व्हेन ए लिक्विड फ्लोज सच दैट, लिक्विड फ्लो करता है इस तरीके से, ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड पास थ्रू pass through a given point has same speed as that of its previous particle। लिक्विड इस तरीके से फ्लो कर रहा है कि बेटा इस पॉइंट पे उसकी स्पीड वही है जो इससे पहले वाली पार्टिकल की इस पॉइंट पे थी, या किसी इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी स्पीड वही होगी जो इससे पहले वाले पार्टिकल की यहाँ पे थी। ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो, ठीक है। द पाथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो अपने पास में फ्लूइड पार्टिकल है, द पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल इज स्टेडी एंड represented by streamlines। जो पाथ है फ्लूइड का वो बिल्कुल स्टेडी होगा और उसको हम स्ट्रीम लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से है एक अपने पास में कोई पाइप है, यहाँ से पतला है, दूसरी तरफ से मोटा सा पाइप है, ठीक है। इधर से अपने पास में लाइंस, तरफ फ्लूइड है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, और फ्लूइड की फ्लो वाली जो लाइंस हैं उन लाइंस को बोला जाता है स्ट्रीम लाइन, ठीक है। जो पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस बनाई गई हैं इन लाइंस को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। ये पाइप है, इस पाइप के अंदर में फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। ऐसे फ्लो जो बहुत धीरे धीरे स्मूथ जैसे फ्लो होते हैं उन फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लेमिनार फ्लो, ओके। इसके अलावा जो स्मूथ नहीं है, जो अपने पास में रैंडम से फ्लो है, उन फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। दूसरा टाइप का जो फ्लो है उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो।
इसमें बेटा लिक्विड इस तरीके से फ्लो करता है कि अपने पास में एक गिवन पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी से उसकी अलग अलग पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। ऐसे फ्लो को बोला जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, जैसे कि एक मैं यहाँ पे ये जो टैप है यही बनाता हूँ, ये देखो टैप जो बेटे बना दी है, ये रही टैप। ठीक है, इस टैप में से पानी बहुत ज़्यादा तेज तेज बह रहा है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं इस तरीके से तेज तेज बह रहा है। ठीक है, और तेज तेज बहने से यहाँ पे छींटे हो रही है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल रैंडमनेस है पूरी। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर कोई भी पॉइंट मार्क करूं, जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे किसी पार्टिकल की अलग स्पीड थी, दूसरा पार्टिकल आया वो अलग स्पीड से आया, पूरी ही रैंडमनेस है। ऐसे फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, जिसमें ऐसा ही भीड़ भीड़ वाला सा फ्लो है उसको बोलेंगे टर्बुलेंट। व्हेन ए लिक्विड फ्लोज सच दैट particles of liquid passing through a given point has different velocity as that of previous particle at that point। उस पॉइंट पे जो उससे पहले वाले पार्टिकल की जो स्पीड थी उससे अलग स्पीड होती है बाद वाले पार्टिकल की। ठीक है, अलग अलग स्पीड हो सकती है। ऐसे जो फ्लो है उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, बिल्कुल जो रैंडमनेस वाला फ्लो है, बिल्कुल घटिया सा फ्लो है, उसको बोला जाएगा टर्बुलेंट। ठीक है, तो जो अपने पास में टर्बुलेंट और जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो दोनों स्पीड ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करते हैं कि भाई फ्लूइड बहुत तेज बह रहा है या बहुत धीरे बह रहा है। तो देखो, अगर तेज चलेगा तो टर्बुलेंट होगा, स्लो चलेगा तो स्ट्रीमलाइन होगा। द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इज टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ फ्लो की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रीमलाइन होगा या वो टर्बुलेंट होगा। ठीक है, और जिस स्पीड पे डिपेंड करता है उस स्पीड को बोलते हैं, मतलब जिस स्पीड पे वाले बोल पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं फ्लो की जो स्पीड है वो। ठीक है, हाँ, एक जो अपने पास में ऐसी स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड होते ही टर्बुलेंट हो जाए, उससे कम स्पीड होते ही स्ट्रीमलाइन हो जाए, उस स्पीड को बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, तो इसको देखो, द लिमिटिंग स्पीड अप टू विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन and beyond that it change to turbulent। इज कोल्ड क्रिटिकल स्पीड, उस स्पीड को बोलेंगे क्रिटिकल स्पीड। कोई क्रिटिकल स्पीड तो लिखा हुआ ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ऐसे रहता है अपने पास में क्रिटिकल स्पीड, और टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन फ्लो है, दोनों के बारे में हमने लिख लिया। बस इतना सा ही होता है अपने पास में। ठीक है, तो बेटा इससे बाद में जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना वो सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए पढ़ेंगे। टर्बुलेंट फ्लो है पूरा ही रैंडम फ्लो है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा रैंडमनेस है। तो अपने सिलेबस में जो भी आगे की चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो बेस्ड हैं वो स्ट्रीमलाइन फ्लो पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है उसको लिख। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ये देखो बेटा क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
ठीक है, अगर अपने पास में कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का, तो उस केस में ये हम फॉलो करते हैं और है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहे हैं किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की थ्रो ए पाइप। ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, अपने पास में जो पाइप ऐसा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, पहले तो इसको पूरा लिख देते हैं। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप इज चेंजिंग। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात हो रही है किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, ठीक है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से है अपने पास में ये सीन है। ये अपने पास में एक पाइप है जिसका इस तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, इस तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है। इस तरफ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A1, इधर का जो एरिया है वो है A2। के अंदर जो एंटर कर रहा है फ्लूइड वो V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, और बाहर जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो V2 वेलोसिटी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? द वॉल्यूम फ्लो रेट, द वॉल्यूम फ्लो रेट मस्ट बी कांस्टेंट। कोई अपने पास में अगर फ्लूइड है तो उसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब क्या है कि बेटा जितनी वॉल्यूम इधर से एंटर करी है उतनी ही वॉल्यूम पानी की राइट साइड से बाहर आएगी। ये इतना सा होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, अब अपने पास में जो पाइप है, ठीक है, पाइप के लिए एक डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरीके से था ये अपना पाइप। ठीक है, ऊपर वाला पाइप ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर नहीं समझने के लिए, इसका प्रूफ करने के लिए नीचे एक बना देता हूँ। ये किस तरीके से है पाइप बेटे? ठीक है, ऐसे सी है इसका। अब मान लेते हैं पहले किसी टी टाइम पे ये जो लिक्विड की लेयर थी ये यहाँ पे थी, ठीक है, और उसके बाद में टी प्लस डी टी टाइम में, थोड़े से टाइम बाद में, डी टी टाइम बाद में, ये जो लेयर है ये यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इधर से लेकर इधर तक आने में उसको डी टी टाइम लगा है। ठीक है, और डी टी टाइम में जितना सा आगे की तरफ मूव करी है वो है अपने पास में डी एक्स। तो डी टी टाइम में जो मूव करी है वो है डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास में जो लेयर है इतनी सी मूव करी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट को लिखा जाता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, डी बाई डी टी, वॉल्यूम को लिखा जा सकता है भाई एरिया इंटू इस पाइप की जो लेंथ है वो। ठीक है, तो एरिया तो है पाइप का कांस्टेंट। ठीक है, इतने का अगर बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन लेके चलूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इससे थोड़ा सा आगे का क्रॉस सेक्शन एरिया वो सेम ही रहेगा। ठीक है, डी एल बाई डी टी। स्मॉल लेंथ का चेंज, स्मॉल लेंथ को लिखा जा सकता है डी एक्स से, क्योंकि इधर पे जो स्मॉल लेंथ है उसको मैंने लिखा है डी एक्स से अपॉन डी टी। ठीक है, इतने से टी डी टी टाइम में जो डी एक्स लेंथ चला है उसकी वैल्यू हो जाएगी वी के इक्वल। तो अपने पास में ये हो जाता है वॉल्यूम फ्लो रेट जो है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम उसको लिखा जाता है ए इंटू, और वॉल्यूम फ्लो रेट है किसी भी पाइप के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो अपने पास में इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हो जाती है फॉर बोथ एंड्स, दोनों के दोनों एंड्स के लिए अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम with respect to time for first and rate of change of volume with respect to time for second, ये अपने पास में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
मतलब कि A1V1 विल बी इक्वल टू A2V2। ये बनता है अपने पास में वॉल्यूम फ्लो रेट। A1V1 विल बी इक्वल टू A2V2 बस। और जो अपने पास में वेलोसिटी है उसको लिखा जा सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इनटू एरिया दोनों का मल्टीप्लाई करके वो कांस्टेंट रहेगा, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये लिखना भी बिल्कुल सही है कि अपने पास में जितना कम एरिया होगा उस एरिया से पानी तेज बहेगा, जो ज़्यादा एरिया होगा वहाँ से पानी कम बहेगा। तो जैसे अगर मैं कोई पाइप है, कोई पाइप से मैं पानी देने लग रहा हूँ, ठीक है, पौधों को पानी दे रहे हैं, तो पौधों को पानी दे रहे हैं तो वो पाइप है उसमें से धीरे धीरे पानी आ रहा है बाई चांस, ऐसा मान लेते हैं। तो हमें उस पानी का फ्लो तेज करने के लिए क्या करना होता है, हम आगे से उसको कंप्रेस कर देते हैं, पाइप को थोड़ा सा पतला बना लेते हैं। और अगर उसको थोड़ा सा पतला बना लेंगे तो उस वजह से क्या हो जाएगा, उसका एरिया कम हो जाएगा और वहाँ से पानी फास्ट स्पीड से आने लग जाता है। यही है अपने पास में वॉल्यूम फ्लो रेट का कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में नेक्स्ट जो थ्योरम आती है वो है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन का प्रूफ नहीं करेंगे, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, इनका जो डेरिवेशन है उन चीज़ों पे प्रूफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बाकी सारे प्रूफ जो है वो क्योंकि इंपॉर्टेंट थे तो वो सारी चीज़ें करवाई हैं, इसका ज़्यादा कुछ रोल है नहीं। ठीक है, तो इसका एक तरीका है, उस तरीके से इसको प्रूव करते हैं बर्नौलीज थ्योरम को। अपने पास में कोई चलता हुआ फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड, उसके पास में कौन कौन सी एनर्जी होती है वो लिखते हैं। एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। कोई भी चलता हुआ फ्लूइड है उसके पास में कौन कौन सी एनर्जी होती है, देखो बेटा, सबसे पहले एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी भी फ्लूइड के पास में काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाएगा हाफ mv² से। सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको लिखा जाता है mgh से। थर्ड टाइप की जो एनर्जी है वो होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी प्रेशर एनर्जी है जो उसको लिखा जाता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम से। पी है प्रेशर, कैपिटल वी जो लिखा हुआ है ये है वॉल्यूम। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, इसमें जो स्मॉल वी है वो वेलोसिटी है और कैपिटल वी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये तीन एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अब हम लिखते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपने पास में क्या होगा कि भाई कोई भी फ्लूइड है उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तीनों को मिला के जो एनर्जी है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। यही होती है बर्नौलीज थ्योरम। मतलब कि mgh प्लस, पहले लास्ट वाली एनर्जी लिख लेता हूँ, pv प्लस mgh प्लस हाफ mv² विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। ये इक्वेशन बन गई है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीनों का सम मिला के कॉन्स्टेंट ही रहेगी। ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय वॉल्यूम। पहली वाली टर्म को वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो बचेगा अपने पास में प्रेशर। ठीक है, इसमें मास अपॉन वॉल्यूम जो है डेंसिटी बन जाएगी, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा डेंसिटी प्लस हाफ रो v² विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वाली जो इक्वेशन है इसको बोला जाता है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन जो अपने पास में
प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इन सब का सम करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। इसको बोला जाता है बर्नौलिस थ्योरम या बर्नौलिस इक्वेशन। अगर इसी को मैं डिवाइड कर देता हूँ रो जी से, डिवाइड इट बाय रो इंटू जी, रो इंटू जी से डिवाइड करेंगे तो P अपॉन रो जी, राइट वाली टर्म में बचेगा सिर्फ H, और इसमें अपने पास में क्या बचेगा, P स्क्वेयर बाई 2G, ये अपने पास में हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो उस केस में ये अपने पास में टर्म है, ये मिलके बन जाती है। ठीक है, P प्लस रो जी प्लस H प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2G, ये सब मिला के बन जाता है कांस्टेंट। इसमें अपने पास में अलग अलग नाम इसको देते हैं। ठीक है, जो इसमें जो H वाली टर्म है इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, इधर जो बना है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो कभी किसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि हमें वेलोसिटी हेड की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब है हमें वी स्क्वेयर बाई 2G है उसकी वैल्यू बतानी है। प्रेशर हेड की वैल्यू पूछ ले तो P अपॉन रो जी उसकी वैल्यू बतानी है। और अगर ग्रेविटेशनल हेड की वैल्यू पूछी जाए तो अपने को H है जो हाइट है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये होती है अपने पास में बर्नौलिस थ्योरम या बर्नौलिस इक्वेशन। ठीक है, अब इसी का यूज करके ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करेंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। चलो तो बेटा पहले कंटिन्यूटी ऑफ, जो अपने पास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक इस तरीके से एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप के अंदर में पानी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और यहाँ का जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। इससे जो बाहर निकलेगा पानी वो किस वेलोसिटी से निकलेगा। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट वी इफ फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। यहाँ पे जो फ्लो की बात हो रहा है वो फ्लो अगर स्ट्रीमलाइन है तो किस वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा, उस वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेटा इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही लगा देंगे, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यहाँ का एरिया इंटू यहाँ की वेलोसिटी। एरिया है यहाँ का 2 और वेलोसिटी है 10। दूसरे साइड का एरिया है 1 और वेलोसिटी है v, v की वैल्यू हो गई है 20। तो अब जो लिक्विड है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर आ रहा होगा राइट साइड से। ये अपने पास में आंसर हो जाता है। अब देखो इस पे बेस्ड बेटा एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। ऐसे सा एक क्वेश्चन है, इस तरीके का हमने पाइप है उसको बनाया हुआ। ठीक है, पाइप में इस तरफ से पानी एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, कोई सेम ही फ्लूइड है। इस तरफ से एंटर कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल रहा है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एरिया लिखता हूँ, इधर का एरिया है a, इधर का एरिया है 2a और इस तरफ का एरिया है 3a। ठीक है, हमें ये वैल्यू निकालनी है कि इस वेलोसिटी से इधर से पानी एंटर कर रहा है। फाइंड आउट v, जो ये v की वैल्यू है यही हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेटा देखो इसका आंसर किस तरीके से आएगा कि इसमें इनकमिंग वॉल्यूम का रेट है वही अपने पास में आउटगोइंग वॉल्यूम फ्लो रेट है। इनकमिंग मतलब कि पानी एंटर कर रहा है यहाँ से v से, यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड से, यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो A1V1
प्लस A2V2 इज इक्वल टू A3V3। इधर से एंटर कर रहा है, इधर से एंटर कर रहा है, इधर से एग्जिट कर रहा है। ठीक है, इधर का अपने पास में एरिया है 3A, वेलोसिटी है V। इससे यहाँ का एरिया है 2A और वेलोसिटी है 1। ठीक है, इधर का एरिया है A और वेलोसिटी है 4। एरिया है A और वेलोसिटी है 4। सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं। 3AV, यहाँ पे है 2A, यहाँ पे है 4A। 3AV प्लस 2A इज इक्वल टू 4A। ठीक है, तो A से A को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 3V की वैल्यू हो जाती है 4 माइनस 2। 3V इज इक्वल टू 2। वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो पानी है जो बाहर मतलब एंटर कर रहा है, इस V की वैल्यू वो आ गई है 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से कोई भी सिनेरियो पूछा जाए ना, उसका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे आगे जाके 2-3 कंसेप्ट हैं वो भी सोल्व होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को करना अपने लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके बेटे, तो पहले मैं एक बार इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो बेटा ये अपने पास में नए एग्जांपल के लिए एक डायग्राम, एक पाइप का मैंने डायग्राम बना दिया है इस तरीके से। ठीक है, इसमें ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो एरिया है उसकी वैल्यू है A। ठीक है, इधर पे जो अपने पास में एरिया होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू है भाई A/2, हाफ ऑफ एरिया है। यहाँ का जो एरिया है वो है मेरे बच्चे A/2। ओके, लास्ट में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A। ठीक है, इस तरीके से है अपने पास में सिनेरियो। ओके, बाकी सारे पॉइंट हैं उनको मार्क करता हूँ। एक यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैंने बोल दिया है X। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैंने बोल दिया है Y। और इधर से जो पानी बाहर निकलेगा वो वाला पॉइंट मैंने बोल दिया है Z। ओके, ठीक है, साथ साथ में भाई ये अपने पास में सेम रेफरेंस लेवल है, तो ये दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं। ओके, और यहाँ का जो लेवल है ना बेटा, वो अपने पास में एक लेवल है, ये लेवल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो है h। ठीक बात है, इस तरीके से अपने पास में क्वेश्चन गिवन है। और क्वेश्चन लिखता हूं अब। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड enter into tube with speed v from पॉइंट x पॉइंट से अपने पास में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है वो एंटर हुआ है। ओके, ठीक है, अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट वेलोसिटी एट y एंड z। y और z पॉइंट पे है, उन पे वेलोसिटी निकालनी है। सेकंड है ऑल्सो कंपेयर प्रेशर एट x, y और z। x, y और z बेटे ये 3 पॉइंट है ना, इन तीनों पॉइंट पे प्रेशर भी कंपेयर करना, कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है कहाँ पे प्रेशर कम है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से है अपने पास में इनकम्प्रेसिबल कोई फ्लूइड आया है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को ही आइडियल फ्लूइड भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो है इसका। तो अब बेटा निकालते हैं, सोल्यूशन करता हूं मैं। एक्स पे जब ये एंटर किया था तो उसकी वेलोसिटी थी v। ठीक है, तो y पे जो वेलोसिटी है वो निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन एट x एंड y। x और y जो दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ x, वेलोसिटी एट x,
एरिया एट वाई, वेलोसिटी एट वाई। ठीक है, एक्स वाले केस में जो एरिया है वो है ए और वेलोसिटी वो है वी। एरिया है ए, वेलोसिटी है वी। वाई वाले पॉइंट पे जो एरिया है वो है ए बाई टू और वेलोसिटी है वी वाई। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया। वाई पे जो वेलोसिटी हो गई है वो हो गई है बेटा डबल। वाई वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 2v, एक्स पे जो वेलोसिटी थी उसका डबल। ठीक है, इसी में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं अपने पास में एक्स और जेड के बीच में यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन एट एक्स एंड जेड। ये वाला पॉइंट है एक्स, यहाँ पे है जेड। इन दोनों के बीच में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं, सेम ही पाइप है उसमें। ए एक्स बी एक्स इज इक्वल टू ए जेड बी जेड। एक्स वाले पॉइंट पे एरिया है ए, वेलोसिटी है वी। जेड वाले पॉइंट पे एरिया है ए, वेलोसिटी है वी जेड। जेड के मोमेंट पे जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो गई है। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमें प्रेशर के बारे में पता चल गया है। अब निकालते हैं प्रेशर। प्रेशर के लिए हमें बर्नौलीस इक्वेशन ही अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड वाला जो स्टेप है प्रेशर कंपेयर करने के लिए हम अप्लाई करते हैं बर्नौलीस इक्वेशन। अप्लाई बर्नौलीस इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई वाले जो दो पॉइंट हैं उनके बीच में बर्नौलीस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो बर्नौलीस इक्वेशन क्या होती है बेटा, देखो प्रेशर एट एक्स प्लस जो अपने पास में हाफ रो वेलोसिटी एट एक्स का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म देखो क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी देखनी पड़ेगी। दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो सेम ही लेवल पे है। तो जो हाइट वाली टर्म है या पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है वो नहीं आएगी। यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इस लेवल पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही है, तो जो हाइट है उसकी टर्म तो नहीं आएगी। प्रेशर एट वाई प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट वाई का, तो प्रेशर एट एक्स प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट एक्स, एक्स वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, एक्स वाले पॉइंट पे क्या वेलोसिटी थे बेटा v। प्रेशर एट वाई प्लस हाफ रो, वाई की जो वेलोसिटी थी वो हमने निकाली थी 2v आई थी, 2v का स्क्वायर। ओके, हम अब इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं पी एक्स माइनस पी वाई, वाई वाली टर्म को लेफ्ट में ले आए, हाफ रो इंटू 4v स्क्वायर माइनस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ रो 4v स्क्वायर में से v स्क्वायर घटाएंगे तो आ जाएगा 3v स्क्वायर, 3/2 रो वी स्क्वायर। प्रेशर एट एक्स माइनस प्रेशर एट वाई, इसका जो डिफरेंस है वो आ गया है 3/2 रो वी स्क्वायर। 3/2 भी पॉजिटिव टर्म है, डेंसिटी भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी का स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव ही बन जाएगा। इसका मतलब है पी एक्स माइनस पी वाई एक पॉजिटिव टर्म आ रही है। तो इससे क्या पता चला है कि बेटा एक्स वाले पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाई। ये अपने पास में एक इम्पोर्टेंट केस निकल के आ गया है बेटा। ठीक है, एक्स वाले पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है वाई वाले पॉइंट से। देखो अगर अपने पास में दो पॉइंट हैं सेम लेवल पे, ठीक है, तो जिसका अपने पास में एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, बट वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा उधर पे ही प्रेशर ज़्यादा। तो इस चीज़ को बेटा ध्यान रखना, यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो इधर का प्रेशर भी ज़्यादा है। ठीक है, लिखेंगे इसको नोट करके लास्ट में एक बार। अब कंपेयर करता हूँ एक्स और जेड के बीच में। नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई बर्नौलीस इक्वेशन
एट एक्स एंड जेड। एक्स और जेड वाला जो पॉइंट है वहां पे बर्नौलीज इक्वेशन है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रेशर एट एक्स प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट एक्स का स्क्वायर प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है उसके बारे में लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वाली जो टर्म है उसके बारे में भी लिखना होगा। तो बेटा यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी है उसको मान लिया है मैंने 0। ठीक है, और 0 से हम h हाइट ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, mgh। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है वो हो जाएगी रो जी एच। ओके, बस इतना सा ही इसमें कंसेप्ट था। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x वाले लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो चुकी है रो जी एच इज इक्वल टू वाई वाले पॉइंट पे प्रेशर प्लस हाफ रो वाई वाले पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है वो हो जाएगी 0। ठीक है बेटा, एक्स पे वेलोसिटी और वाई पे वेलोसिटी दोनों सेम ही थी तो ये टर्म तो अपने पास में कैंसिल ही हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर एट एक्स प्लस रो जी एच अपने पास में बन गया है प्रेशर एट वाई। जेड था बेटा ये, वाई नहीं जेड, एक्स और जेड के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बस लिखना ही भूल गया था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। जेड। ठीक है, अब बेटा यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कि जेड का प्रेशर ज़्यादा है एक्स के प्रेशर से। ये वाली चीज़ तो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी हुई है, प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, कि यहाँ पे प्रेशर है वो कम होगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाएगा। जेड पे प्रेशर वैसे ही ज़्यादा होना था, तो प्रेशर एट जेड विल बी मोर देन प्रेशर एट एक्स। जेड वाले पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर होगा एक्स वाले लेवल से। एक्स और वाई के बीच में कंपैरिजन कर दिया है और जेड और एक्स के बीच में कंपैरिजन कर दिया है। तो अपने पास में क्या आंसर निकल के आ गया है बेटा, जेड पे प्रेशर सबसे ज़्यादा, फिर प्रेशर एक्स पे और फिर प्रेशर वाई पे। ये आ गया है अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल ही शानदार सा। तो बेटा देखो नोट करके लिखते हैं एक। ठीक है, पिचकारी आप सबने चलाई होगी, उसमें देखो क्या रहता है कि वो एक तरफ से तो रहती है वाइड और एक तरफ से रहती है नैरो। ठीक है, इस तरफ से वाइड है, इस तरफ से नैरो है, और अपने पास में लिक्विड में दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है। तो इसमें अगर मैं बात करूं एक्स वाले पॉइंट पे एरिया की बात करूं, एरिया एक्स पॉइंट पे ज़्यादा है, वाई पॉइंट पे जो एरिया है वो हो जाएगा कम। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर वेलोसिटी की बात करूं तो एक्स वाले पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी कम, वाई वाले पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी ज़्यादा। और नेक्स्ट है प्रेशर, प्रेशर अपने पास में एक्स पे ज़्यादा हो जाएगा, वाई पे कम रहेगा। ये अपने पास में यहाँ से पता चलता है। ठीक है, प्रेशर अपने पास में ये वाला जो कंसेप्ट है ये आ गया है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस अगर हमें निकालना हो दोनों पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे देखो एक्स वेलोसिटी से जा रहा है, जो वाई वाला पॉइंट है वो वी वाई वेलोसिटी से जा रहा है। इस केस में हम देखो क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर एट एक्स प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट वाई प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट वाई का स्क्वायर। ठीक है, और हाइट का लेवल तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में सेम ही रहेगी क्योंकि सेम पॉइंट के ही लेवल है। इस चीज़ का यूज करके हम निकाल सकते हैं प्रेशर एट एक्स माइनस प्रेशर एट वाई। इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ रो वी वाई का स्क्वायर माइनस हाफ रो वेलोसिटी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ऐसे केस में जहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस हो तो उस केस में प्रेशर डिफरेंस इजीली निकाला जा सकता है। ये लो भाई, प्रेशर डिफरेंस अपने पास में निकल गया है। देखो तो बेटा इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है अपने पास में, एक एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, एक अपने पास में प्रेशर का वेरिएशन गिवन है किसी आइडियल फ्लूइड के लिए। द वेरिएशन ऑफ प्रेशर
if an ideal fluid has following streamlines, जो आइडियल फ्लूइड है उसकी जो स्ट्रीमलाइंस है वो है बेटा इस तरीके से। ठीक है, ऐसी सी है इसकी स्ट्रीमलाइंस। तो भाई इस तरीके से हैं स्ट्रीमलाइंस। इसके अकॉर्डिंगली जो प्रेशर है उसका वेरिएशन बताना है बेटा। अरे अगर स्ट्रीमलाइंस ही गिवन है फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही ना बेटा। देखो इधर पे अगर स्ट्रीमलाइंस गिवन है, जहाँ पे स्ट्रीमलाइंस पास पास में है, मतलब यहाँ पे एरिया कम है, पाइप इस तरीके से बना हुआ है, इधर का एरिया ज़्यादा था, इधर का एरिया कम है। ठीक है, और अगर अपने पास में एरिया अगर कम है तो उस केस में वेलोसिटी होगी वहाँ पे ज़्यादा। तो जहाँ पे स्ट्रीमलाइंस पास पास में है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा प्रेशर का, ठीक है, वो ऐसे बनेगा। पहले था बेटा प्रेशर यूनिफॉर्म, बीच में प्रेशर कम हो गया क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई थी, उसके बाद में फिर से रेगुलेट होके उतना ही बन गया है। तो ये है अपने पास में प्रेशर का वेरिएशन स्ट्रीमलाइंस के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को दिया हुआ है। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक का समझ में आ गया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो तो बेटा अब नेक्स्ट है, इसके बाद में जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है एक इम्पोर्टेंट चीज़। वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। जो बर्नौलीज थ्योरम है उसकी अप्लीकेशन करने वाले हैं कि उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, कहाँ पे उसकी एप्लीकेशंस काम में आएंगी। इधर से ही लिख देता हूँ मैं, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। भाई बर्नौलीज थ्योरम की जो एप्लीकेशन है वो कर रहे हैं। बर्नौलीज थ्योरम की जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है बेटा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, या फिर इसको बोल देते हैं टोरिसेली थ्योरम। स्पीड ऑफ इफ्लक्स एंड टोरिसेली थ्योरम। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझते हैं कि बेटा क्या होती है। देखो तो बेटा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होती है। अगर अपने पास में देखो कोई टैंक है, इस तरीके से मैंने कोई टैंक बना दिया है। ठीक है, इस टैंक में अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग बना देता हूँ, एक छोटी सी ओपनिंग बना देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर में इस तरीके से कोई लिक्विड से पानी ही भरा हुआ है। ठीक है, अब पानी जिस वेलोसिटी से यहाँ से बाहर आ रहा होगा उस वेलोसिटी को ही बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं, इफ वी मेक इफ वी मेक ए स्मॉल ओपनिंग, जिसको ओरिफिस भी बोल देते हैं। स्मॉल ओपनिंग है बेटा, उसको ओरिफिस भी बोल सकते हैं या कोई स्मॉल होल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनसाइड ए टैंक, किसी टैंक में मैंने स्मॉल ओपनिंग बना दी है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द स्पीड बाय विच लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ दिस ओपनिंग, जिस स्पीड से लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा होगा, ठीक है, आउट ऑफ टैंक, दैट विल बी नोन एज दैट विल बी नोन एज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। उस स्पीड को बोला जाएगा बेटा स्पीड ऑफ इफ्लक्स।
ठीक है, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स की जो कैलकुलेशन है वो करते हैं किसी सिलेंड्रिकल टैंक के लिए। तो लिख लेते हैं कि अपने पास में कोई सिलेंड्रिकल टैंक है, लेट है सिलेंड्रिकल टैंक। हमने कोई सिलेंड्रिकल टैंक मान लिया है ऑफ टॉप सरफेस एरिया, जिसकी टॉप का सरफेस एरिया है वो है ए एंड ए स्मॉल ओरिफिस ऑफ एरिया स्मॉल ए इज मेड एट सम डेप्थ h फ्रॉम टॉप। टॉप से h डेप्थ पे हमने एक ओरिफिस बना लिया है, ठीक है। तो उस केस में वहां से किस वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा होगा वो हमें निकालना है। ऐसे से अपने पास में टैंक है, इस टैंक में यहाँ तक जो लिक्विड है वो फिल किया हुआ है। इधर पे टॉप से h डेप्थ नीचे एक ओरिफिस बना लिया है, इधर से कोई पानी बाहर आ रहा है, लिक्विड है वो बाहर आ रहा है। इधर पे जो लिक्विड है वो फिल किया हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो टॉप सरफेस है उसका जो एरिया बता रखा है वो है ए, और जो यहाँ की सरफेस है, यहाँ की सरफेस का जो एरिया है उसको लिखा है मैंने स्मॉल ए से, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने, इस लेवल पे जो पॉइंट है उसको बोल दिया है एक्स, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैंने बोल दिया है वाई, ताकि बर्नौलीज इक्वेशन लगाना अपने लिए ईजी हो जाए। तो पहले तो एक चीज़ मैं करता हूँ, मीन्स जैसा कि हमें पता है जो ए है ऊपर वाला जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है एज कंपेयर टू, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर यहाँ से पानी निकल भी जाता है, ठीक है, तब भी इतना बड़ा सा टैंक है कि उससे वो जो ऊपर वाटर लेवल है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वाटर लेवल विल नॉट चेंज, ठीक है। उस वजह से वाटर लेवल है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला एरिया कुछ ज़्यादा ही एरिया है एज कंपेयर टू स्मॉल वाला एरिया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो कोई खास चेंज नहीं आएगा। यहाँ से बिल्कुल स्मॉल ओरिफिस किया है तो उससे वेलोसिटी कितनी होगी वही हम करने वाले हैं, बाय बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम अप्लाई करते हैं बेटा एक्स और वाई वाले पॉइंट पे। प्रेशर एट एक्स प्लस हाफ रो ए एक्स पे जो वेलोसिटी है वो तो जीरो ही माननी है बेटा, जीरो स्क्वायर प्लस जो एक्स का जो लेवल है यहाँ से कितनी हाइट पे है ये, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा रेफरेंस चूज करना है, देखो उसको लिख लेते हैं। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसको मान लिया है पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मान लिया है mgh। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे तो वो बन जाएगा रो जी एच। ऊपर वाले पॉइंट के लिए लिखा जाएगा रो जी एच एक्स वाले लेवल पे, तो तीनों के तीनों टर्म्स हमने लिख दिए। नीचे वाले लेवल के लिए लिखते हैं जो वाई वाला पॉइंट है उस पर प्रेशर प्लस हाफ रो वाई वाले पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर, और वाई वाले पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो है। एक्स वाले पे प्रेशर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है प्लस रो जी एच इज इक्वल टू वाई वाले पॉइंट पे पी वाई ही है प्लस हाफ रो, ठीक है। इस तरफ हो गया है रो जी एच, और प्रेशर वाली टर्म है वो कर दिया है मैंने पी नोट माइनस पी वाई विल बी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। ये जो वेलोसिटी v है यही हमें कैलकुलेट करनी है, तो दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और रो से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये तो बन जाएगा 2gh 2p0 - py डिवाइडेड बाई रो, ये बन गया है v। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है जो बेटा वो बन जाता है 2gh प्लस 2
पी नोट माइनस पी वाई अपॉन, ये अपने पास में बन गई है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। पर बेटा जैसा कि हमें पता है पी नोट और पी वाई के बीच में, मतलब यहाँ के प्रेशर के बीच में और यहाँ के प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ का ओरिजिनल प्रेशर जो बाहर से लग रहा है प्रेशर वो, ठीक है, क्योंकि ये तो एयर के ही कांटेक्ट में है। तो अंदर लिक्विड के अंदर वाला प्रेशर नहीं बोल रहा हूँ बेटा, जस्ट बाहर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर वो बोल रहा हूँ, क्योंकि हाइट वाली टर्म तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, हाइट वाली टर्म की वजह से जो प्रेशर है वो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, बाहर की तरफ से प्रेशर कंपेयर किया जाएगा एयर टू एयर। तो ये अपने पास में जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ये वाला जो पानी है, ऊपर वाला पानी भी कांटेक्ट में है। तो जो पी नोट और पी वाई है अप्रोक्सीमेट ये दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है उसकी वैल्यू बन जाती है √2gh। ये बन गई है बेटा अपने पास में वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, क्यों बनी है बेटा ये? क्योंकि पी नोट और पी वाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, तो इनके कंपैरिजन में ये टर्म बहुत लार्ज है, ये टर्म बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो अब यहाँ पे लिखते हैं भाई टोरिसेल्ली थ्योरम, कि जो टोरिसेल्ली थ्योरम है वो क्या है। ठीक है, तो टोरिसेल्ली ने भी यहाँ पे इसकी वैल्यू के बारे में बताया था। टोरिसेल्ली थ्योरम पहले तो लिखो, टोरिसेल्ली थ्योरम। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का डायरेक्ट ही फॉर्मूला बताता था। टोरिसेल्ली ने इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। it states that it states that velocity of efflux will be equal to velocity gain by a drop on moving from top of tank to the orifice under gravity in free space। ठीक है, तो ये है बेटा अपने पास में टोरिसेल्ली थ्योरम। टोरिसेल्ली ने देखो अब क्या बताया भाई, इस तरीके से है अपने पास में। ठीक है, यहाँ तक का इसमें पानी भरा हुआ है, एच हाइट नीचे या एच डेप्थ नीचे, यहाँ पे एक ओरिफिस बनाया हुआ है। टोरिसेल्ली ने ये बताया था कि यहाँ से अगर कोई पानी की बूंद हो, ग्रेविटी फ्री, मतलब कि ग्रेविटी के स्पेस में हो, बाकी और कुछ नहीं हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो ये वेलोसिटी अटेन करेगी ग्रेविटी के केस में, वही वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाती है। तो कोई ड्रॉप है ऊपर रेस्ट से स्टार्ट करे और एच हाइट नीचे आ जाए, तो वो जो वेलोसिटी अटेन कर लेती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, √2gh। यही होती है बेटा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। √2gh ये वाली वेलोसिटी तो हमने बहुत बार पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब कि जो अपने पास में वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में भी पढ़ी है, उससे पहले वाले चैप्टर्स में भी ये बहुत बार पढ़ी हुई है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सब में ये चीज़ आई हुई है। ठीक है, तो ये बताया था टोरिसेल्ली ने। तो टोरिसेल्ली ने बस इस फॉर्मूले को याद करने का एक शॉर्टकट सा दे दिया था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ही गजब की चीज़ बता दी है। हाँ, गजब की तो नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज़ है, बर्नौलिस थ्योरम से उस चीज़ को हमने निकाला है। अब देखो अपने पास में अगर वेलोसिटी आ गई है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ गई है, तो अगला काम अपने पास में क्या होता है, अगला काम ये है कि अब मैकेनिक्स का क्वेश्चन बन गया है। तो अब हमें निकालना है कि भाई कितनी रेंज होगी, कितनी दूर तक पानी जाएगा, ये सब चीज़ें अब अपने पास में निकालने वाला सब जो कंसेप्ट है वो बन जाता है। ओके बेटा, बिल्कुल क्लियर है ये बात यहाँ तक की? ठीक है, तो वही करते हैं। तो भाई इस हिसाब से अपने पास में बन जाता है रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम।
रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम। भाई पानी की एक स्ट्रीम है, उसकी कितनी सी रेंज होगी, ये अपने पास में है नेक्स्ट सीन। एक हमने टैंक मान लिया है, उस टैंक में एच हाइट तक, कैपिटल एच हाइट तक का पानी भरा हुआ है, और एक ओरिफिस किया है वहां से स्मॉल एच हाइट पे। इधर से वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ गई है अंडर रूट जी। अब यहाँ से अगर पानी गिरेगा तो कहीं यहाँ कहीं पे जाके गिरेगा, ठीक है। अब इसकी रेंज कितनी होगी, कितनी दूर से जाके ये पानी गिरेगा, ये अपने पास में हो जाता है क्वेश्चन। तो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है, तो उस केस में अगर रेंज निकालनी है तो क्या हो जाता है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 GH, और ऊपर से कितना नीचे तक पानी गिर रहा है, वो है H-H, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू H-H/G। तो G से G कैंसिल आउट, और 2 और 2 मिला के बन गया है 4। तो जो रेंज है उसकी वैल्यू बन जाती है अंडर रूट ऑफ 4 H, कैपिटल H माइनस, ये बन जाता है बेटा अपने पास में रेंज का जो रिजल्ट है वो। इतनी सी दूर जाके पानी गिरेगा, ये होगी वाटर स्ट्रीम की रेंज। अब अगर अपने पास में रेंज गिवन है, मतलब रेंज का पहले फॉर्मूला कंसेप्ट है उसको कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 4 टाइम ऊपर वाली हाइट, ओरिफिस से ऊपर की हाइट, इंटू ओरिफिस से नीचे की हाइट, ये है इस चीज़ का फॉर्मूला। ऐसे करके इसको याद रखना है, मतलब ऐसा ही है, याद तो क्या रखना है, ऐसा ही है ये, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल करता हूँ, एक नहीं 2-3 एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आपको रेंज निकालना आ जाए। एक कोई टैंक है, इस तरीके से है ये टैंक बेटा, इधर तक इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पे मैंने ओरिफिस बनाया है, ठीक है। इस ओरिफिस से वी वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा। ओरिफिस ऊपर से 2 मीटर पे है, नीचे से 8 मीटर पे है, ठीक है। अब भाई दूर जाके इसमें से पानी गिरेगा, ठीक है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम इन दिस केस। इस केस के अंदर में जो वाटर स्ट्रीम है उसकी रेंज बतानी है, कि वाटर स्ट्रीम है वो कितना सा ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, ये वाली रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया है, अंडर रूट ऑफ 4 ओरिफिस से ऊपर की हाइट इंटू ओरिफिस से नीचे की हाइट, 2 इंटू 8। ये हो गया है 8 इंटू 8। 8 इंटू 8 का रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 8 मीटर। तो ये जो है 8 मीटर की रेंज पे जाके ये पानी गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। इसके बजाय अगर अपने पास में कोई और सिनेरियो हो, कोई पानी है वो टंकी में बंद रख के छत पे रखा हुआ है, ठीक है, जो टैंक है वो किसी हाइट पे रखा है, तो उस केस में क्या रेंज हो। ऐसे सा अपने पास में ये सिनेरियो है बेटा। भाई यहाँ पे इसको, ठीक है, तो बेटा इधर से है ये 20 मीटर, ठीक है, और पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ओरिफिस जो है वो हमने बनाया है यहाँ से 2 मीटर ऊपर, और ऊपर से भी 2 मीटर नीचे, ठीक है। अब इसकी रेंज बतानी है, यहाँ से ओरिफिस से जब पानी बाहर आएगा, इस केस में रेंज बतानी है। फाइंड आउट रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम इन दिस केस।
इस केस में जो पानी है जो यहाँ से जाकर इधर पे गिरेगा, इसकी रेंज कितनी सी होगी। तो बेटा ऐसा अगर कोई क्वेश्चन हो ना, उस केस में देखो रेंज को कैसे निकाला जाएगा। अंडर रूट ऑफ 4 इस ओरिफिस से नीचे तक की सारी हाइट, इससे नीचे तक की सारी हाइट बन जाती है 22। ठीक है, यहाँ तक का ये है 20 प्लस ये है 22, और इससे ऊपर की हाइट जो कि बन गया है, ये अपने पास में आ जाएगी रेंज। ठीक है, इसको सोल्व किया जा सकता है। ये क्या बन जाएगा, 4 × 4 × 11, एक 2 मैंने यहाँ से लिया, एक 2 यहाँ से लिया, तो 4 बन गया। ठीक है, 4 और 4 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो 4 √11 मीटर। तो यहाँ पे जो वाटर स्ट्रीम है उसकी रेंज बन जाएगी 4 √11 मीटर। इतना सा इसका आसान सा आंसर बन। अब बेटा हमें अगर से हमसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज है वो किस केस में होगी। ठीक है, रेंज को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो हमें ओरिफिस को कहाँ पे बनाना पड़ेगा, किस पॉइंट पे ओरिफिस को बनाना हमें चाहिए। तो भाई ये और कर लेते हैं। 4 मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज, रेंज को मैक्सिमाइज करने वाला केस हम कर। तो बेटा जो रेंज है उसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ 4h - h × स्मॉल। रेंज को अगर मैक्सिमम करना है क्या करना पड़ेगा, dr/dh = 0, फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 पुट करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इस जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 × h - h × h। साथ साथ में अब इसके अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 4 तो है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, h - h का डिफरेंशिएशन करेंगे, h - h का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा -1 × h, प्लस h का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचेगा -h = 0। डिफरेंशिएशन बेटा एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली जो सारी टर्म है ये राइट साइड में जाके 0 हो जाएंगी। तो -h प्लस कैपिटल H माइनस h = 0, कैपिटल H - 2h = 0। कैपिटल H की वैल्यू हो जाती है 2h, और h है उसकी वैल्यू बन जाती है h/2। ये वो अपने पास में है कि ये वो हाइट की वैल्यू है जहाँ पे जो रेंज है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, कि कितनी सी हाइट पे ओरिफिस बनाएं अपने पास में मैक्सिमम रेंज आए। ये देखो ज़रा, एक अपने पास में h हाइट का टैंक है, h हाइट तक का उसमें पानी है। रेंज को अगर हमें मैक्सिमम करना है तो जो ओरिफिस है वो टॉप से h/2 हाइट पे हो, तो बॉटम से भी ऑब्वियस सी बात है h/2 हाइट पे ही हो जाएगा, और यहाँ पे जाके इसकी रेंज गिरेगी। यही अपने पास में मैक्सिमम रेंज होगी। और इस मैक्सिमम रेंज की अगर वैल्यू पूछें तो इसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 4h/2 × h/2। तो इसकी वैल्यू आ जाती है h के ही इक्वल। तो ये केस है अपने पास में मैक्सिमम रेंज का। तो मैक्सिमम रेंज अगर हमें चाहिए तो उस केस में जो ओरिफिस है उसको हमें बनाना पड़ेगा मिड पॉइंट पे। ठीक है, जितना पानी भरा हुआ है वहां से लेकर जहाँ पे नीचे गिर रहा है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे ही हमें बनाना पड़ेगा ओरिफिस। ये अपने पास में क्लियर सा इसका कंसेप्ट बन गया है। ठीक है, अब बेटा देखो, नोट करके एक और चीज लिखो। इफ वी मेड if we make orifice at height h from bottom and h from or h from top,
या हम टॉप से एच हाइट पे ओरिफिस बनाएं या बॉटम से एच हाइट पे ओरिफिस बनाएं, इन बोथ केसेस रेंज विल बी सेम, रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम विल बी सेम। दोनों केस में जो वाटर स्ट्रीम है उसकी रेंज बेटा सेम होगी। देखो भाई, ऐसे है अपने पास में एक टैंक, यही सेम टैंक है। एक केस में हमने ओरिफिस बनाया है टॉप से एच हाइट, तो बॉटम से क्या हो जाएगा एच माइनस एच, ये जो टोटल है ये है कैपिटल एच की। एक केस में हमने ओरिफिस बनाया है बॉटम से एच पे, टॉप से इसकी वैल्यू हो जाएगी एच माइनस एच, और इस केस में भी जो रेंज है वो R1 और R2 ऐसे आएगी। ठीक है, तो बेटा जो रेंज है पहले केस में उसकी वैल्यू लिखता हूँ √4 ओरिफिस से ऊपर की हाइट इंटू ओरिफिस से नीचे की हाइट। यहाँ पे रेंज आ जाएगी √4 ओरिफिस से ऊपर की हाइट इंटू ओरिफिस से नीचे की हाइट। तो जो रेंज है बेटा दोनों केस में सेम ही आ गई है, यही चीज़ मैंने बताई थी। बस इतना सा इसका कंसेप्ट है, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। क्लियर है ये चीज़? यही चीज़ अब तक जो मैंने सिखाई है वो है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तरीका बता देता हूँ याद करने का तरीका, याद करने का तरीका। भाई प्रोजेक्टाइल से याद करवाता हूँ बेटा। ऐसे होता है अपने पास में प्रोजेक्टाइल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। प्रोजेक्टाइल में एक चीज़ हमने देखी होगी कि अगर हम किसी पार्टिकल को एंगल थीटा पे थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल से, या किसी पार्टिकल को एंगल थीटा पे थ्रो करते हैं वर्टिकल से, दोनों केसेस में जो रेंज है वो सेम आती है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज है वो सेम आती है, ये लो आर। और अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमें उसको थ्रो करना होता है 45 डिग्री पे, या दोनों तरफ से बराबर एंगल पे या मिडल एंगल पे, तब जाके जो रेंज है वो आ जाती थी मैक्सिमम। सेम ही चीज़ अपने पास में इस केस में है। ऐसे अगर कोई अपने पास में टैंक है, कैपिटल एच हाइट का टैंक है, अगर हम ओरिफिस बनाते हैं स्मॉल एच हाइट पे या ऊपर से स्मॉल एच पे, नीचे से स्मॉल एच पे चाहे ऊपर से स्मॉल, दोनों केस में बेटा जो रेंज है वो सेम आएगी। और अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो बिल्कुल मिड में हमें ओरिफिस बनाना पड़ेगा आर मैक्स। अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो ओरिफिस बनाना पड़ेगा h/2 पे। ठीक है, तो ये हो जाता है इसको याद करने का तरीका, या इसका जो लर्न करने का मेथड है वो बिल्कुल ही क्लियर है। एक ही बात दो बार बोल दी है, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश। ठीक है बेटा, नोट करके कुछ इस पे बेस्ड पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, जो कि पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें ये अपने पास में ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी वैल्यूज याद रख लोगे तो जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन हैं वो हो जाया करेंगे। ठीक है, पैकेज में एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है तो इसलिए ये फॉर्मूले बता रहा हूँ, अदरवाइज नीट में तो इनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, तो पहला अपने पास में फॉर्मूला है टाइम टू एम्प्टी ए टैंक फ्रॉम लेवल H1 टू लेवल H2। कोई टैंक है उसको खाली करना है H1 लेवल से लेकर H2 फ्रॉम
ओरिफिस। ओरिफिस से H1 से H2 लेवल तक को एम्प्टी करने में कितना सा टाइम लगेगा? ये कोई सिलेंड्रिकल सा टैंक है भाई। इसके टॉप का जो एरिया है वो है ए। यहाँ पे एक मैंने ओरिफिस बनाया है, का एरिया है ए। यहाँ से पानी बाहर निकलता है वी वेलोसिटी। ठीक है, और ये पानी खाली होते 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 यहाँ तक आ गया है। पहले केस में जो हाइट का लेवल था वो था H1। दूसरे केस में जो हाइट का लेवल है जहाँ तक पानी आ गया है वो है H2। ठीक है, ऐसे पानी घटते घटते इतना सा आ गया है। इतना सा होने में कितना टाइम लगेगा? उस टाइम का फॉर्मूला है बेटा कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए अंडर रूट ऑफ 2/g अंडर रूट ऑफ H1 माइनस अंडर रूट H2। इतना सा टाइम लगेगा इस ओरिफिस को खाली होने, मतलब इतना सा एम्प्टी होने तक में, इतना पानी खत्म होने में ये टाइम लगेगा। ठीक है, कंप्लीट एम्प्टी, फुल एम्प्टी होने के केस में कितना सा टाइम लगेगा वो करते हैं। टाइम टू फुल एम्प्टी द टैंक ऑफ एच लेवल। एच हाइट के लेवल है, उसको टैंक को पूरा खाली करना है तो कितना टाइम लगेगा? उस टाइम की वैल्यू हो जाती है ए अपॉन ए अंडर रूट ऑफ 2/g अंडर रूट ऑफ एच माइनस जीरो। एच से लेकर जीरो लेवल तक चला जाना है, तो इसका आंसर हो जाता है ए अपॉन ए अंडर रूट ऑफ 2h/g। कितना सा टाइम लगता है उस टैंक को खाली होने तक में? ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने पास में दो अलग अलग लिक्विड भरे हुए हैं उसमें, उस केस में कितना सा, क्या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगी? इफ टू डिफरेंट लिक्विड आर इन टैंक। तो टैंक है, उसमें दो अलग अलग लिक्विड्स हैं। ऐसे है अपने पास में बेटा टैंक। टैंक में से यहाँ से वेलोसिटी है अपने पास में वी वेलोसिटी ही बतानी है। इधर से लेकर H2 हाइट है, इधर इस लेवल से ऊपर में H1 हाइट है। ये है रो 1, ये है रो 2। इधर में अगर वेलोसिटी निकालनी है कि किस वेलोसिटी से पानी नीचे गिर रहा होगा, उसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g H2 तो इस वाले लिक्विड में ही है, प्लस H1 रो 1 अपॉन रो 2। ये हो जाता है अपने पास में इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली ही याद रखना है, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कुछ इसमें करना कुछ नहीं है, बस याद ही रखना है इस फॉर्मूला। चलो तो बेटा एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस तरीके से है अपने पास में कोई टैंक। तो टैंक है, 4 फुट का टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसको मैंने रख दिया है, छत पे रख दिया है, 20 फुट की छत है। ठीक है, इसमें हमें कहाँ पे ओपनिंग करनी होती है कि इसकी रेंज मैक्सिमम हो सके? जो घर पे जो टंकी रखी जाती है ना, उस टंकी में हमें मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं चाहिए होती है बेटा, उसमें हमें चाहिए होती है मैक्सिमम रेंज। तो उसके लिए ही उस टंकी को रखा जाता है। ठीक है, उसमें कहाँ पे ओरिफिस बनाएं? वेयर शुड वी मेक होल इन टैंक टू गेट मैक्सिमम रेंज? हमें जो घर वाली टंकी है उसमें मैक्सिमम रेंज ही चाहिए होती है, ये नहीं चाहिए होता है कि भाई मैक्सिमम स्पीड से पानी बाहर आए।
मैक्सिमम स्पीड से आ जाए तो अपने लिए और अच्छा है, बट मेन जो चीज़ है वो क्या है कि मैक्सिमम रेंज हो। ठीक है, तो इस केस में देखो बेटा कहाँ पे ओरिफिस करें। ये है अपने पास में 4, ये है 20, टोटल हो गया है 24। 24 का मिड लेवल है वो क्या बनता है, 24 का जो मिड लेवल है वो बन जाता है नीचे से 12 फीट या ऊपर से भी 12 फीट। बट बेटा यहाँ पे तो पानी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा जो भी केस होता है उसमें वहाँ से सबसे नियरेस्ट एंड है वहाँ पे ओरिफिस करना हो। जो नियरेस्ट एंड है वो क्या है, इस टैंक का बॉटम। तो इसका आंसर आ जाएगा द ओरिफिस या होल मस्ट बी मेड एट बॉटम ऑफ टैंक। बॉटम ऑफ टैंक, जो टैंक है उसके बॉटम पे बनाना पड़ेगा। और इस केस में जो मैक्सिमम रेंज है उसकी वैल्यू बन जाएगी √4, इससे ऊपर की हाइट और इससे नीचे की हाइट जो कि है 20। इसका आंसर बन जाता है 8√5। तो बेटा ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ट। A hole is made at bottom of a tank filled with water। पानी से भरा हुआ एक टैंक है जिसके नीचे हमने एक होल कर दिया है, डेंसिटी है। द टोटल प्रेशर एट बॉटम ऑफ टैंक इज 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर। बॉटम पे जो प्रेशर है वो 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है उसकी वैल्यू बतानी है। ये देखो तो बेटा इस तरीके से है अपने पास में। ठीक है, ये इस तरीके से है कोई टैंक। ठीक है, टैंक पे यहाँ से इफ्लक्स की वेलोसिटी, इधर से वी वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा। यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस है वो है अपने पास में डेल्टा पी। इसको लिखा जाएगा रो जी एच से। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे तो है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर क्योंकि उसके साथ में कॉन्टैक्ट में है, नीचे है 3 एटमोस्फेरिक, तो डिफरेंस बन जाएगा 2 एटमोस्फेरिक, मतलब 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी है 10⁻³ जी की वैल्यू है 10 और यहाँ से आ जाएगा एच हाइट की वैल्यू। ठीक है, तो भाई हाइट की वैल्यू आ जाती है 2 × 10⁵, इधर है 10⁴, तो बन जाती है 20 मीटर। ठीक है, तो इधर से हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाती है √2gh, √2 × 10 इंटू जो हाइट है वो है 20, √20 × 20 400, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। बस इसका इतना सा अपने पास में आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन था अपने पास में बेटा, इसके सिमिलर ही क्वेश्चन, बट उसमें अपने पास में एरिया भी गिवन है। और अगर एरिया भी गिवन हो तब अपने पास में किस तरीके से कंसेप्ट को लेके चलेंगे, तो वो वाला जो क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूँ। A hole is made at bottom of tank filled with water, जिसको हमने पानी से भर दिया है। इफ टोटल प्रेशर एट बॉटम इज 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर, बॉटम पे जो प्रेशर है वो है 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर। और इस तरीके से ये टैंक गिवन है भाई, टैंक में जो टॉप फेस है उसका एरिया है भाई एरिया है, और यहाँ पे एक ओरिफिस जो बनाया है उसका एरिया है √3/2a। यहाँ से जो v वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वो हमें निकालनी है। ठीक है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ऊपर का एरिया ये है, तो बेटा ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी v2, नीचे वाली वेलोसिटी है उसको मैंने मान लिया है v। ठीक है, तो सबसे पहले तो लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी,
ठीक है बेटा, यहाँ का एरिया इंटू यहाँ की वेलोसिटी, इधर का एरिया इंटू इधर की वेलोसिटी, तो आ जाएगा ए इंटू V2 √3/a √3/2 इंटू ए इंटू वी। जो V2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है, ये आ गई अपने पास में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से वेलोसिटी की वैल्यू। अब हम अप्लाई करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम अपने पास में क्या होगी भाई, टॉप वाले सरफेस पे प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो, वहाँ पे वेलोसिटी है V2, उस V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बॉटम पे प्रेशर प्लस रो जी एच वाली टर्म प्लस हाफ रो V1। चलो ठीक भाई, V²। तो बेटा देखो, टॉप पे जो है ना प्रेशर है, उस प्रेशर की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ, टॉप पे जो प्रेशर है उसके साथ में हाइट है, सब कुछ टर्म लेके टॉप वाले पे प्रेशर, तो बेटा टॉप वाले जो है, जो उसके ऊपर में है ना प्रेशर, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बस और कोई प्रेशर है ही नहीं। ठीक है, टॉप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाइट वाला कोई टर्म उसमें यूज ही नहीं होगा। हाफ डेंसिटी है रो इंटू V2 है, उसकी वैल्यू है √3/2V, इसका स्क्वायर। बॉटम पे जो प्रेशर है वो टोटल मिला के 3 atm बन गया है, हाइट वाइट का कंपोनेंट जोड़ के ही 3 atm बना है। तो हाइट वाली टर्म है और साथ साथ में PV, इन दोनों को मिला के बना है 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो V²। तो ये बन जाता है हाफ रो √3/2 का करेंगे तो 3/4 V² इज इक्वल टू 1 atm को राइट साइड में ले गए तो बना है 2 atm प्लस हाफ रो V²। बिल्कुल सही अपने पास में आ गया है ये। ठीक है, तो बेटा बस इस चीज़ को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको एक टर्म को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, हाफ रो V², 3/4 - 1 इज इक्वल टू 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर, हाफ इंटू 10⁻³ वेलोसिटी स्क्वायर, 3/4 - 1, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी -1/4। -1/4 है, उसको हमने +1/4 ले लिया क्योंकि प्रेशर डिफरेंस में हाइट का वो जो अपने पास में वैल्यूज है वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, 2 × 10⁵। ठीक है, अब इस चीज़ को सोल्व करके V² है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1600, सब कुछ सोल्व करके निकाल लेना, और जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा इसमें एक बार कैलकुलेशन है उसका ध्यान रख लेना, प्रॉपर तरीके से इसको एक बार फिर से सोल्व करके देखना। ठीक है, शायद में भी कुछ कैलकुलेशन की गलती हो गई हो हमसे। ठीक है, तो किसी को अगर एनालाइज हो तो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कर दे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो अपने पास में एक्सपेरिमेंट आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास में डिवाइस है उसको बोला जाता है वेंचुरी मीटर। ठीक है, कुछ डिवाइस के बारे में लिखते हैं। वेंचुरी मीटर एक देखो क्या डिवाइस है। इस डिवाइस का यूज किया जाता है, कोई भी लिक्विड है कोई ट्यूब में फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए। ठीक है, इट मेजर स्पीड ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब। कोई एक ट्यूब है उसके अंदर में लिक्विड किस स्पीड से चल रहा है उस चीज़ को मेजर करने के लिए वेंचुरी मीटर है उसका यूज किया जाता है। ऐसा होता है बेटा वेंचुरी मीटर, देखो ऐसे अपने पास में एक पाइप सा है उसको बनाए रखते हैं, ये अपने पास में स्पीड है वो फ्लूइड की उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देख लो अपने पास में इस तरीके से ही है ये। चलो तो बेटा इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ये अपने पास में ऐसे रहता है। ऐसा सा रहता है, इसके अंदर में
दो लिक्विड कॉलम है उनको भी अटैच रखते हैं। ठीक है, बर्नौलिस प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ओके बेटा, इधर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है अपने पास में A1। इस तरफ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब एक से वाइड होता है फिर थोड़ा सा नैरो रहता है, इधर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो होता है A2। ठीक है, और साथ साथ में दो जो अपने पास में कॉलम है वो भी बनाए रखते हैं। ठीक है, इधर से अपने पास में जो फ्लूइड है वो एंटर करता है और इसके बाद में आगे की डायरेक्शन में जा रहा होता है। यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया मैंने x, यहाँ पे एक पॉइंट है उसको मैंने मान लिया है y। ठीक है, x और y वाले पॉइंट पे अपने पास में जैसे ही फ्लूइड जाएगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी कम, और यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा और यहाँ पे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम। प्रेशर अगर कम है तो इधर पे मान लेते हैं ये जो लिक्विड कॉलम है इतना सा राइज किया है। ठीक है, इस तरफ जो प्रेशर है वो ज़्यादा है तो उस प्रेशर को ज़्यादा को मेजर करने के लिए यहाँ तक लिक्विड कॉलम हमने भर दिया है। अब ये जो दो लेवल हैं इन दोनों लेवल के बीच में यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो आ गया है एच, एक्स और वाई जो दो पॉइंट है उनके बीच में। ठीक है, एक्स पे प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाई और उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रो जी एच। एक इक्वेशन यहाँ से ऐसे निकाली जाती है। दूसरी इक्वेशन निकालता हूँ, एक्स और वाई में जो प्रेशर डिफरेंस आया है वो यहाँ की वेलोसिटी की वजह से आया है यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से आया है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ रो वेलोसिटी एट वाई का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट एक्स का। ये अपने पास में है इक्वेशन नंबर 2। और नेक्स्ट इक्वेशन बन जाती है कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये बन जाती है अपने पास में इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके, ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम जो स्पीड है लिक्विड की उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सीधा एक क्वेश्चन है उसको ही स्टार्ट करते हैं। वैसे इसकी जो डेरिवेशन है वो नहीं लिखते हैं, डेरिवेशन का वैसे ज़्यादा कुछ काम है भी नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन है वो किस तरीके से सोल्व करे जाएंगे उनको ही निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चन है वो उनको किस तरीके से हमें सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन है उसको मैं लिखता हूँ। इस तरीके से है बेटा क्वेश्चन, एक वेंचुरीमीटर है जहाँ पे ये वाला एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे अपने पास में वाटर फ्लो कर रहा है, और वाटर फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से इन दोनों में जो लेवल का डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 4 सेंट। ठीक है, तो इसमें बताना है यहाँ पे आने वाली जो वेलोसिटी है V1, इस वाली वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो किस वेलोसिटी से वाटर है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, फाइंड आउट वेलोसिटी। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो बेटा किस अप्रोच से करना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करते हैं इस वाले पॉइंट के बीच में और इस वाले पॉइंट के बीच में, दो अलग अलग एरिया हैं उनके बीच। ठीक है, पहले वाले पॉइंट पे एरिया है 2, मतलब A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है, पहले वाला एरिया है 2, वेलोसिटी है V1, दूसरे केस में एरिया है 1 और वेलोसिटी है V2। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई है 2V1। एक इक्वेशन हमने सोल्व करके लिख ली है ये। इसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन हम सोल्व करेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस है हाइट की वजह से वो कितना है। ठीक है, तो Px माइनस पी वाई, उसकी वैल्यू आ जाएगी रो जी एच, जिसकी वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी वाटर है, वाटर की डेंसिटी है 10⁻3, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, और जो हाइट का डिफरेंस है दोनों लेवल में वो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻2, इसकी वैल्यू आ जाती है 400 पास्कल। ओके भाई,
ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, एक और तरीका आता है पी एक्स और पी वाई के लेवल का डिफरेंस निकालने वाला, हाफ रो वेलोसिटी ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ, ऐसे करके भी इसको निकाला जा सकता है। हाफ डेंसिटी की वैल्यू है 10⁻³ वाई वाले पॉइंट पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी है, उसको मैंने लिखा है v2 से। ठीक है, तो वही v2 का स्क्वायर माइनस v1 का, हाफ इंटू 10⁻³ v2 वाली वेलोसिटी है वो है बेटा 2v1, तो 2v1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, हाफ इंटू 10⁻³ 2v1 का मतलब है 4v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3v1 स्क्वायर, 3v1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻, ये बन गई है इक्वेशन नंबर 3। बेटा पी एक्स माइनस पी वाई इक्वेशन नंबर 2 से भी आ गया, इक्वेशन नंबर 3 से भी आ गया, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 में कर देते हैं। 400 आया है एक तरफ से, 400 पास्कल, और इसकी वैल्यू आई है 3/2, 3000/2 V1, 1500 V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 0 0 से 0 0 कैंसिल आउट, 4/15 बन गया है V1 का स्क्वायर, V1 की वैल्यू हो जाती है √4/15 पर। ठीक है, इस तरीके से जो वेलोसिटी है उसको निकाल सकते हैं, बस रीअरेंज करके बर्नौलीज थ्योरम ही लगानी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा बहुत ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट है, सिंपल ही कंसेप्ट है। ठीक है, इजी सा ही कंसेप्ट था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली सी बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब बेटा कुछ हम करने वाले हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जो अपने को रियल लाइफ में नज़र आती हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, उनके बारे में समझो। ठीक है, तो बेटा ये वाली जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ठीक है, इनको सिर्फ समझना ही ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक जो इनकी थ्योरी है उसको थोड़ा बहुत लिख लेना बस। ठीक है, थ्योरेटिकली पॉइंट है। ठीक है, जितना आपको लिखना आता है उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। ठीक है, मेरा काम है इनको सिर्फ समझाना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा सोच सोच के इनको लिखते रहना। सबसे पहला काम है वेंचुरी चैनल, वेंचुरी चैनल। ठीक है, या जिसको नोजल भी बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं स्प्रे गन। ठीक है, तीनों नाम है एक ही चीज़ के, वेंचुरी चैनल, नोजल या स्प्रे गन। ओके, वेंचुरी चैनल ये देखो किस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें है अपने पास में एक ऐसी कोई वेसल जैसा है जिसके अंदर में कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना सा इसमें लिक्विड भरा हुआ है बेटा। ठीक है, लिक्विड से हमने एक पाइप है, इस पाइप को निकाल दिया। ठीक है, पाइप के सामने हमने एक ऐसा सा सेटअप लगा दिया है बेटा। ठीक है, ऐसी एक पिचकारी जैसा सा सेटअप लगा दिया है, जिसमें कि ये हमने एक पिस्टन लगा रखी है, ये हमने एक पिस्टन लगा रखी है, पिस्टन को आगे की डायरेक्शन में मूव करवाते हुए जा रहे हैं। अब देखो इसमें कैसा होगा, जैसे बेटा ये पिस्टन आगे की डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर है उस एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे जो एयर है, जैसे इस पॉइंट को मैं अगर ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को ए बोल दिया है, ए वाले पॉइंट पे जो एयर है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही यहाँ से एयर जाएगी। ठीक है, अगर जहाँ पे बेटा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो ए वाले पॉइंट पे प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो गई है। और जो बी वाला पॉइंट है इसके अंदर में, जो बी वाला पॉइंट है, इसमें कोई भी पॉइंट है, उनका प्रेशर अपने पास में रहेगा ज़्यादा, ए वाले पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ाने से जो प्रेशर हो गया है वो हो गया है कम। ठीक है, तो ऐसा सा अपने पास में सेटअप हो गया है। अब देखो, अगर इस केस में ऐसा कुछ होगा, इसका मतलब है यहाँ पे
जो एयर है, इस एयर की वेलोसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो गया है, और लिक्विड कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना चाहता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो लिक्विड है वो अपने पास में राइज कर जाएगा और ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा लिक्विड, और लिक्विड यहाँ से स्प्रे बन के बाहर निकल जाएगा। ये इतना सिंपल सा प्रिंसिपल होता है स्प्रे पंप या नोजल का। ठीक है। एज पिस्टन मूव्स, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इंक्रीज। ए वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रेशर ऑफ ए डिक्रीजेज। ए वाले पॉइंट का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ए वाले पॉइंट का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू बी वाले पॉइंट का। ठीक है। तो ए वाले पॉइंट का अगर प्रेशर कम है तो लिक्विड कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बी से लेकर ए की डायरेक्शन में। तो फ्लूइड या जो लिक्विड है मूव्स फ्रॉम बी टू ए। यस, ये इतना सा सिंपल प्रिंसिपल है। इस पे बेस्ड बेटा एक मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगा जिसमें कि इस कंसेप्ट के बारे में आपको पता चले कि वेलोसिटी बढ़ाने से प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो उस वजह से अपने पास में कोई भी चीज़ है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में जाने की ट्राई करता है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अपने पास में सेकंड अपने पास में रियल लाइफ एप्लीकेशन है, वो है ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, इस बारे में समझते हैं इसका क्या सिस्टम है, किस तरीके से होता है। ऐसे है बेटा अपने पास में एक कोई आर्टरी या वेन्स है जिसके अंदर में ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब बेटा हुआ क्या है कि इसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल चिपक गया है। अब जैसे ही कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है तो उस केस में क्या है कि ये जो जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा था, ठीक है, ये अपने पास में इसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई है इस मोमेंट पे, इस जगह पे। ए वाले पॉइंट है ना, ए वाले पॉइंट पे जो थिकनेस है वो कम हो गई है। ठीक है। एरिया एट ए पॉइंट बिकम लो। ए वाले पॉइंट पे जो एरिया है वो कम हो गया है, वो अगर एरिया कम हो गया तो बेटा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके अंदर में क्योंकि ब्लड तो फ्लो कर रहा है तो इस रीजन में से ब्लड है वो फास्ट स्पीड से फ्लो करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी एट ए विल बी हाई। ए वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हाई हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर हाई होगी तो ए पे प्रेशर कम है, तो प्रेशर एट ए बिकम लो। ए वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कम रहेगा, और भाई अगर प्रेशर कम है तो उस केस में क्या होगा कि बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, अंदर की तरफ प्रेशर लो है, तो इस वजह से ये जो है ये इंटरनली कोलैप्स हो जाता है। ठीक है। इट विल कोलैप्स इंटरनली। ठीक है। अब वही अपने जो हाथ पैर हैं जहाँ पे मतलब कि खून पहुँचाना चाहिए था वहाँ पे खून नहीं पहुँच पाएगा, तो जो हार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप करेगा, यहाँ से ब्लड आएगा नहीं, इस वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है। फिजिक्स का जो कंसेप्ट था सिर्फ उतना ही समझाया है, आगे तो बायोलॉजी में समझ ही लोगे, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही। ये भी अपने पास में बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड ही इसको एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट एक और चीज़ है अपने पास में एयर लिफ्ट। एयर एयर लिफ्ट है, इसको समझाता हूँ। तो बेटा एयर लिफ्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अपने पास में क्या रहता है, ये अपने पास में एरोप्लेन जो रहता है ना, इसके जो विंग्स हैं आगे से देखो ऐसे कर्व से बने रहते हैं, नीचे नीचे ये लगे रहते हैं। ठीक है। इसका अगर मैं साइड व्यू बनाऊं तो साइड व्यू से ऐसे दिखेंगे, देखो ऐसे, देखो आगे से उठे हुए हैं, नीचे से ऐसे से। ठीक है। और नीचे ऐसे ऐसे ये भी लगे हुए हैं। साइड व्यू मैंने बनाया है इसका। तो अगर देखो यहाँ से जो हवा आ रही है,
ठीक है, यहाँ से जो हवा आ रही होती है तो नीचे की तरफ वाली हवा है उसको वो स्लो कर देते हैं, ऊपर वाली हवा है वो ऐसे घूम के जाती है। ठीक है, ऊपर वाली हवा ऐसे घूम के जा रही है। तो ये मैंने स्टीम लाइंस बना दी हैं। अब बेटा देखो, यहाँ पे स्टीम लाइंस पास पास में है, इधर पे स्टीम लाइंस दूर दूर पे है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टीम लाइंस है वो थोड़ी सी दूर दूर सी रहती है। ठीक है, ऐसी रहती है। ठीक है, ऊपर जैसे इसने हवा को घुमा के भेजा है तो इधर स्टीम लाइंस है वो थोड़ी पास पास सी बन गई है। ठीक है, अब देखो जहाँ पे स्टीम लाइंस दूर दूर है, जैसे ये वाला पॉइंट है, एक ऊपर वाला पॉइंट है उसको ए बोल दिया है, नीचे वाला पॉइंट है उसको बी बोल दिया है। ए वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी। ठीक है, तो ए वाले पॉइंट पे है वो प्रेशर कम रहेगा एज कंपेयर टू बी वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो ए वाले पॉइंट पे अगर प्रेशर कम है तो जो एरोप्लेन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हो जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जाना चाहेगी तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक लिफ्ट एक्सपीरियंस होती है। इसी लिफ्ट को बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, या यही वैलिड रहता है अपने पास में किसी एरोप्लेन को हवा में उड़ाए रखने के लिए। ये इसके वेट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो जो अपवर्ड फोर्स है उसका अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, विंग्स का एरिया। तो इस पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन हो सकता है। प्रेशर डिफरेंस क्या आ जाएगा, हाफ रो वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर इनटू एरिया। इस तरीके से जो अपवर्ड फोर्स है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, और ये है एयरलिफ्ट होने का प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये अपने पास में है बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड जो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम की जो एप्लीकेशन थी वो हमने कर ली है। अब बेटा एक और प्रिंसिपल भी है इस पे बेस्ड अपने पास में। ठीक है, वो अपने पास में क्या है, जो बनाना किक या स्विंग ऑफ बॉल है उसका कंसेप्ट। ठीक है, क्रिकेट में हमने बॉल की स्विंग के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, या बनाना किक के बारे में पढ़ा है, बनाना किक या फिर स्विंग ऑफ बॉल, ये भी इसी पे बेस्ड प्रिंसिपल होता है। इसको बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, डायग्राम देखता हूँ इस पे बेस्ड अगर कोई है तो बेटा ये मुझे इमेज मिली है क्रिकेट बॉल की स्विंग की। ठीक है, क्रिकेट बॉल का स्विंग क्या होता है, अगर बहुत तेज बॉल को फेंकते हैं तो इस डायरेक्शन में ऐसे घूम जाती है, हवा में ही डायरेक्शन को चेंज कर लेना। ठीक है, बनाना किक भी ऐसे ही होती है, जैसे बेटा इस तरीके से सामने नेट रखा हुआ है, यहाँ से फुटबॉल को किक मारा तो फुटबॉल ऐसी सीधी ना जाकर ऐसे घूमती हुई यहाँ तक जाए। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं घूमेगी, ऐसे थोड़ा सा घूमती हुई जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं बनाना किक। ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप और कोई वीडियो सर्च करोगे तो शायद आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसको समझना। ठीक है, तो बेटा देखो, इसके लिए मैं जो एनसीईआरटी में जो इमेज गिवन है उन्हीं का ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कि ये अपने पास में एक फुटबॉल है, ठीक है, या क्रिकेट की बॉल है। इस बॉल को मैं बिना स्विंग करते हुए फेंक रहा हूँ, तो एयर की जो स्टीम लाइन्स है वो इस तरीके से यहाँ पे बन रही हैं। दोनों तरफ में स्टीम लाइन्स इकट्ठा हो रही हैं, जितना अपवार्ड फोर्स लगेगा उतना ही, मतलब जितना लेफ्ट में फोर्स लगेगा उतना ही राइट में लगेगा। टॉप व्यू है दोनों इमेज के। अगर जो बॉल है वो ऐसी घूमती हुई जा रही है, मतलब इसको इस तरीके से किक किया कि ये बॉल घूमती हुई जा रही है, अगर ये बॉल घूमती हुई जाएगी तो इसके जो स्टीम लाइन्स है वो इस तरीके से इसमें अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ की रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, इधर की रिलेटिव वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। तो इस तरफ अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश ले लेगी, तो ये बॉल है इस तरफ चली जाएगी। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बनाना किक या फिर स्विंग ऑफ बॉल, या इसको अगर इफेक्ट की टर्म्स में पढ़ा जाए तो इसको बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, मैग्नस इफेक्ट भी अपने पास में यही होता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेलो, तो बच्चों देखो, आवाज़ एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि कैसी सी आवाज़ आ रही है। आई होप बढ़िया आवाज़ आ रही हो। अब उसके अकॉर्डिंगली करते हैं स्टार्ट।